दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दक्षिण के दो प्रमुख राज्य तमिलनाडु और केरल काफी लंबे अरसे से अपने राज्यपालों की नाराजगी, उनके तौर तरीकों में कथित असंवैधानिकता और बहुत सारी अन्य मुश्किलें राजभवन की तरफ से वो झेल रहे हैं। इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा चुके हैं। उनको कुछ मुद्दों पर राहत भी मिली है, कुछ मुद्दे उनके अभी भी अनुत्तरित हैं। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं राज्यपालों के रोल को लेकर, वो एक खास कॉन्टेक्स्ट में हम बात करने जा रहे हैं कि दोनों राज्यों में विधानमंडल के जो सत्र हैं उनकी शुरुआत हुई नए साल में। तो भारत के संविधान के मुताबिक चुनाव के बाद जो पहला सत्र होता है सदन का, उसमें या फिर हर वर्ष के शुरुआत में जो सत्र होते हैं उसमें माननीय राज्यपाल संबोधित करते हैं विधानमंडलों को। विधानमंडल के दोनों सदनों की कई बार सभा को संबोधित करते हैं और कभी विधानसभा को संबोधित करते हैं, जैसा भी प्रावधान है। कई राज्यों में एक ही सदन है, दो सदन नहीं है। तो इस बार केरल में और तमिलनाडु में दोनों में एक अजीब तरह की समस्या का सामना करना पड़ा राज्यों को। तमिलनाडु में तो जो राज्यपाल हैं श्री आर.एन. रवि, उन्होंने चौथी बार, जब से वो राज्यपाल हैं 2021 में वो राज्यपाल बने थे सितंबर महीने में, तब से वो चौथी बार है जब उन्होंने अभिभाषण जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लिख कर दिया जाता है माननीय राज्यपाल को संबोधित करने के लिए सदन को, उसे पढ़ा ही नहीं। बगैर पढ़े वो चले गए, एक तरह से वॉकआउट कर दिया। और जब से वो राज्यपाल बने हैं सिर्फ एक बार उन्होंने अभिभाषण पढ़ा, वो 2022 में। केरल के राज्यपाल जो राजेंद्र आर्लेकर हैं, उन्होंने अपने भाषण में जो राज्य सरकार की तरफ से अभिभाषण ड्राफ्ट हुआ था, जो उनको भेजा गया था, उसके अनेक अंशों को उन्होंने पढ़ा ही नहीं, आधा अधूरा पढ़ा। फिर उस पर स्पीकर के यहां मुख्यमंत्री ने उन चीजों को पढ़ा और स्पीकर ने उसको मान्यता दे दी। इसी तरह से तमिलनाडु में भी हुआ। तो ये जो दोनों स्टेट्स में राज्यपालों का ये जो तौर तरीका है, वो देश में संवैधानिक मूल्यों में यकीन करने वाले लोगों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। आज हम इसी विषय पर बात करने चाह रहे हैं और हमारे साथ दो खास मेहमान हैं जो भारत के संविधान को, संवैधानिकता को, केंद्र राज्य संबंधों को और राज्यपाल के जो प्रावधान है संविधान में दिए गए, उनकी रोशनी में इस विषय की अच्छी व्याख्या कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। हमारे दर्शक श्रोता जरूर सुने। हमारे साथ हैं बहुत जाने माने प्रतिष्ठित अधिवक्ता, बिलासपुर हाई कोर्ट में सुदीप श्रीवास्तव जी। हमारे साथ एस.एन. साहू हैं, देश के पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन के ओएसडी, मीडिया एडवाइजर, और लगातार वेबसाइटों पर, अखबारों में वो एक राजनीतिक संवैधानिक मामलों के जानकार, एक टिप्पणीकार के रूप में लगातार लिखते आ रहे हैं। तो सबसे पहले सुदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक सीनियर एडवोकेट होने के नाते आपकी इस बारे में क्या राय है जो केरल और तमिलनाडु में दिखाई पड़ा कल? देखिए, मैं तो शुरू से ये मानता हूं उर्मिलेश जी कि ये जो लगातार खासकर तमिलनाडु के माननीय महामहिम आर.एन. रवि साहब जो कर रहे हैं, ये संवैधानिक रूप से जो उनसे अपेक्षित है, ये पूरी तरह उसके खिलाफ है।
संविधान में राज्यपाल एक टाइटुलर हेड है, एक ऑर्नामेंटल पोजीशन है। उसके पास केवल वह अधिकार हैं जो एक्सप्रेसिवली संविधान में प्रोवाइड किए गए हैं। कहने का मतलब यह है कि वह अपना डिस्क्रिशन केवल उन जगहों पर अप्लाई कर सकता है जहां पर उसको वह अधिकार संविधान में लिखित रूप से दिया गया है। जैसे कि अभी संविधान पीठ में बहस हो रही थी विधेयकों के बारे में, तो उनके अधिकार कहां तक है, वो जितना लिखा है कि वो एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, उतने तक ही सीमित है। दोबारा अगर कैबिनेट से पास होके आएगा तो उन्हें पास करना होगा। ऐसे ही जहां जहां उनको अधिकार है वो अलग से लिखा हुआ है, जहां अधिकार अलग से लिखा हुआ नहीं है वहां वह कैबिनेट को ही रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी गवर्नर एड्रेस या प्रेसिडेंशियल एड्रेस कहां से शुरू होता है? मेरी सरकार। वो अपॉइंट भले सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन आने के बाद वो राज्य सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं और राज्य सरकार में सारी शक्तियां निर्वाचित सरकार में निहित है, असेंबली में निहित है। अगर वहां पर कोई चीज प्रस्तुत की जाती है उनके द्वारा तो संवैधानिक रूप से महामहिम राज्यपाल उसको पालन करने के लिए बाध्य है। मेरा तो यह मानना है कि इस मामले में, बहुत से मामलों में अदालत का दरवाजा खटखटाया है राज्य सरकारों ने, लेकिन ये जो मामला हो रहा है स्पेसिफिक कि वो कैबिनेट के द्वारा पास किया हुआ गवर्नर का एड्रेस नहीं पढ़ रहे हैं या उसके बाद उसके बारे में बाहर कमेंट भी कर रहे हैं कि ये गलत है, ये सही है, इस पर इनके खिलाफ पद से हटाने का याचिका लगाना चाहिए था। मूलतः तो इनसे क्या अपेक्षित है कि संविधान में जो इनको ड्यूटी दी गई है उसके तहत इनको डायरेक्शन दिया जाए कि ये उस एड्रेस को पढ़ें। अगर ये फिर भी इनकार करते हैं, नहीं पढ़ेंगे, तो इसका मतलब है कि संविधान में गवर्नर के लिए जो इन्होंने शपथ ली है कि मैं संविधान के हिसाब से ये ड्यूटी निभाऊंगा, उसको वायलेट कर रहे हैं। अगर उसको वायलेट कर रहे हैं तो उनको पद में रहने का अधिकार नहीं है। और गवर्नर के मामले में कोई इंपीचमेंट नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर है, प्रेसिडेंट के मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्टेनली एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है कि योर पर सच एंड सच अपॉइंटी इज नॉट फंक्शनिंग एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, उसको रिमूव किया जाए। तो अभी तक किसी सरकार ने, जहां तक मेरी जानकारी है, इस तरीके से कि इनको पद में नहीं रहना चाहिए, मांग करना अलग बात है, पॉलिटिकल मांग हो रही है, हटा दो, बदल दो, लेकिन इस इशू पे कि कहां कहां ये कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लिगेटरी था गवर्नर के लिए कि ऐसा करना है और उन्होंने नहीं किया, इनको बकायदा डॉक्यूमेंट करके, साइट करके इनको हटाने की मांग करने की, इनफैक्ट लीगल लड़ाई लड़नी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई लड़नी चाहिए। एक मामले ने एक और मुद्दे को उठाया है। जब गवर्नर की नियुक्ति के मामले पर संविधान में बहस हो रही थी, तब यह बात आई थी कि गवर्नर की नियुक्ति एक पैनल के द्वारा की जाए, वो पैनल में मुख्यमंत्री सजेस्ट करे इस तरीके से। और उस समय बाबा साहब अंबेडकर ने इसको निगेट किया था कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रहने दिया जाए। 1947 से आज तक लगभग 80 साल बीत गए। बहुत पानी गंगा और कावेरी में बह चुका है। आज स्थिति यह हो रही है कि गवर्नर क्लियर कट विजिबली टूल हो रहे हैं। तो जैसे सीबीआई डायरेक्टर, जैसे इलेक्शन कमीशन, जिसको कि इन्होंने नहीं माना है, अभी बदला है, इनकी नियुक्तियों के लिए एक पैनल बनने की बात आ रही है। और पैनल कौन बना रहा है? गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर अपोजिशन, जैसा कि चुनाव आयुक्त के वाले फैसले में कहा। और वैसे ही सीबीआई डायरेक्टर के मामले में जैसे विपक्ष के नेता की भूमिका है। तो ये इस तरीके, अब वो समय आ गया है कि इवन गवर्नर की नियुक्ति में भी पैनल के द्वारा नामों का सजेस्ट किया जाए, जिसमें प्रधानमंत्री रहें, कम से कम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहें
या उस राज्य के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हो और मुख्यमंत्री हो। तो ये जो एकदम एकदम डीरेल है पूरा का पूरा प्रोसेस। केवल उन राज्यों में ही ये समस्या क्यों आ रही है जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है या एनडीए की सरकार नहीं है? क्या ये एकदम क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि राज्यपाल का धृष्टता के साथ, पूरी धृष्टता के साथ राजनीतिक उपयोग हो रहा है? जी साहू जी, आपने सुदीप श्रीवास्तव जी को सुना, बहुत सारे सवाल उन्होंने उठाए हैं और उस पर अपनी राय भी दी है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि देखिए, ये बात सही है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे सवाल उठे थे और उसका जवाब भी दिया गया था। तब परिस्थितियां अलग थीं। देश की एकता अखंडता के लिए बहुत सारे ऐसे प्रावधान जरूरी थे जो केंद्र जिससे मजबूत होता हो। लेकिन इतने वर्षों के बाद अब भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाली कोई आंतरिक शक्ति नहीं है। कोई इस देश की एकता अखंडता को, इस देश में रहने वाला, चाहे वो राज्य में रहता हो, केंद्र शासित क्षेत्र में रहता हो, कहीं भी रहता हो, वो इसको डिसरप्ट नहीं करना चाहता। सभी लोग अपने मुल्क के साथ कमिटेड हैं। ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि एक नए ढंग से सोचना पड़ेगा राज्यपालों के रोल के बारे में? क्या आपको लगता है कि राज्यपाल जिस तरह का बिहेवियर दिखाई दे रहा है, जिस तरह का कदम उठा रहे हैं, वो गैर जरूरी ही नहीं है बल्कि संवैधानिकता के खिलाफ है? और यह सिलसिला बहुत पहले से शुरू हुआ। ये नहीं कि केवल बीजेपी राज में, कांग्रेस रिजीम में भी राज्यपालों का दुरुपयोग किया गया और हुआ। लेकिन आज तो इसका एक क्लाइमेक्स दिखाई दे रहा है। तो आप क्या सुझाएंगे? आपके दिमाग में क्या समाधान है? देखिए उमेश जी, पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे ये प्लेटफॉर्म में आपका प्लेटफॉर्म में मुझे बुलाया। अच्छा, ये देखिए मैं जब प्रेसिडेंट के.आर. नारायणन के साथ काम कर रहा था, तो एक बार नहीं 2 बार क्या हुआ कि उनका जो स्पीच था पार्लियामेंट में, जो स्पीच है, जो बजट सेशन के बिगिनिंग में जो होता है, पहला सेशन, उस साल का जो पहला सेशन, जो वो तो प्रधानमंत्री ऑफिस में भाषण बना के आता है उनके पास। तो वो भाषण सरकार का भाषण है, सरकार का बनाया हुआ। वो प्रेसिडेंट नॉर्मली चेंज नहीं करते। अगर चेंज करेंगे तो फिर कैबिनेट के लिए अप्रूवल जाएगा। और मिस्टर नारायणन बहुत बार चेंज किए थे, तो सारे अप्रूव होके आ गया था। उन्होंने सेकुलरिज्म वर्ड को यूज किया था। अब वाजपेयी का ड्राफ्ट बदल दिया था, लेकिन वो कैबिनेट अप्रूव किया था। कैबिनेट अप्रूवल के बाद फिर उन्होंने भाषण दे रहे थे। तो 1-2 भाषण में वाजपेयी जी क्या उन्होंने कहा कि माई गवर्नमेंट विल रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन, मेरा सरकार संविधान को विश्लेषण क्या समीक्षा करेगी, समीक्षा करेगा। तो मिस्टर नारायण ने पढ़ना पड़ा, पढ़ भी दिया। लेकिन 2 दिन के बाद उन्होंने कहा, those who dare to review the constitution, they must remember the words and vision of Ambedkar, words and vision of राजेंद्र प्रसाद वगैरह वगैरह। और उन्होंने ऐसे किया कि वो रिव्यू नहीं किया वाजपेयी गवर्नमेंट ने, उन्होंने दे रिव्यूड द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो पॉइंट इज, गवर्नर जो है ये अदालत का फैसला भी है। मैं आपको 2-3 केस बताता हूं। अदालत का फैसला है कि गवर्नर कैन नॉट रिफ्यूज टू रीड दैट आउट, ही हैज टू रीड दैट आउट। सो मुझे लगता है कि इस कॉन्टेक्स्ट में तो ये संविधान के खिलाफ उन्होंने 2 गवर्नर, तमिलनाडु गवर्नर, केरला गवर्नर, संविधान के खिलाफ उन्होंने गए हैं। कैसे गए मैं प्रमाण करता हूं आपके सामने। देखिए, गवर्नर का ओथ क्या है, कैसा शपथ है, शपथ क्या लेते हैं? टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और राष्ट्रपति भी यही शपथ लेते हैं, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड। तो उनका काम है संविधान को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, डिफेंड करना। और ये जो दो केस में बताता हूं, नेबाम रेबिया वर्सेस डेप्यूटी स्पीकर अरुणाचल। तो हाँ, सो ये केस में गवर्नर ने कुछ छोड़ दिया, पारा जानबूझ के नहीं पढ़ा था। तो गुवाहाटी हाईकोर्ट ऑब्जर्व किया
द गवर्नर हैज टू रीड आउट, ये केस है, हाई कोर्ट का केस है। सिमिलरली पद्मजा नायडू जो गवर्नर थे 65 में बंगाल में, और उन्होंने एक भाषण दे रहे थे, तो काफी हंगामा हुआ हाउस में। तो उन्होंने कहा शांति कायम कीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ भाषण, लेकिन वो पढ़ नहीं पाए तो उन्होंने छोड़ के चले गए। तो ये मामला गया कलकत्ता हाई कोर्ट। वो कलकत्ता हाई कोर्ट में सैयद मंसूर हबीबुल्लाह वर्सेस स्पीकर वेस्ट बंगाल। तो उन्होंने वहां क्या कि गवर्नमेंट कैन नॉट डिक्लाइन, ए गवर्नर कैन नॉट डिक्लाइन टू डिलीवर दिस स्पीच, यही भी बोला था। अच्छा, उन्होंने कहा कि रिफ्यूजल टू रीड दैट स्पीच मीन्स रिफ्यूजल टू परफॉर्म ए कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। ओके, सो और बाकी सारे एक बार फैजान मुस्तफा ने लिखा था उस वक्त एक आर्टिकल में, जब धर्मवीरा थे गवर्नर बंगाल का, तो उन्होंने एक यूनाइटेड प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट या कोई गवर्नमेंट को उन्होंने डिसमिस कर दिया था। अच्छा, दैट वाज हेल्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। तो अजय मुखर्जी जब आ गए, अजय मुखर्जी उन्होंने भाषण बोला कि ये गवर्नमेंट को उन्होंने डिसमिस कर दिया था। तो धर्मवीरा अपना गवर्नमेंट डिसमिस कर दिया था, इट वाज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, लेकिन वो पारा नहीं पढ़ा उन्होंने। अजय मुखर्जी ने कहा नहीं आप पढ़िए, उन्होंने नहीं पढ़ा। सो ये भी मामला कोर्ट में गया था। अकॉर्डिंग टू फैजान मुस्तफा, अपेरेंटली द हाई कोर्ट सेड कि जो चीज रेलिवेंट नहीं है फॉर द प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट, that can be omitted. My point is 65 में भी ये ऐसे हुआ था, राजस्थान में ऐसे केस था। तो सारे अगर जजमेंट देखेंगे तो गवर्नर हैज टू परफॉर्म दैट कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। राजस्थान केस में उर्मिला जी क्या हुआ, राजस्थान केस में उन्होंने कहा कि जो सरकार भाषण बनाता है और सबमिट करता है गवर्नर को, that means it is tendering an advice to the governor, और एडवाइस को उनको मानना पड़ेगा। सो ये चीज अगर आप देखेंगे तो द गवर्नर्स हैव रिफ्यूज्ड टू एडhere टू द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने मना कर दिया संविधान के दायरे में उनका दायित्व निभाने के लिए। सो आई एग्री विथ मिस्टर श्रीवास्तव जी, सुदीप श्रीवास्तव जी, कि आई थिंक कोर्ट में कार्रवाई करना चाहिए ये कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट्स को, कि let them they fail to adhere to the constitution, they should be removed. So this is what I wanted to say. मैं यही आपसे पूछना चाहता था, लेकिन आपने मेरे पूछने से पहले ही आपने इस सवाल का जवाब दे दिया कि इन स्टेट्स को जरूर, जो पीछे अदालतों ने इस मामले में रूलिंग दी है, फैसले दिए हैं, उनकी रोशनी में जरूर कोर्ट जाना चाहिए। बल्कि मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, ताकि पूरे देश के लिए एक नजीर सामने आ जाए। सुदीप जी, जो बात आप कह रहे थे वही बात एसएन साहू ने कही कि कई स्टेट्स में ये मामला उठा और जो संबद्ध हाई कोर्ट्स थे उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के फेवर में फैसला दिया कि जो मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, उसके द्वारा यानी मुख्यमंत्री की तरफ से जो तैयार परिपत्र है भाषण देने का, उसको आप छोड़ नहीं सकते। जैसे आर.एन. रवि साहब छोड़कर भाग गए, वहां से निकल गए, वॉकआउट एक तरह से कर गए, वो संवैधानिक नहीं है। ऐसा आदेश हाई कोर्ट्स की तरफ से हो चुका है। तो मैं आपसे यह समझना चाहता हूं, और आर्टिकल 163 के तहत राज्यपाल को सहायता देने के लिए ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। तो आपको क्या लगता है कि केरल और तमिलनाडु, ये दोनों सरकारें विधेयकों के लिए तो कोर्ट गईं, इस मुद्दे पर वो कोर्ट अभी तक क्यों नहीं जा पाई हैं? क्या वजह है? क्या ये लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि अतीत में क्या क्या हो चुका है इस मुद्दे पर? देखिए उर्मिलेश जी, ये एक ऐसा सवाल है जिसको मतलब मैं पूरी तरह तो कमांड से जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि किस गवर्नमेंट को क्या लीगल एडवाइस मिल रही है और वो क्या अपना, देखिए जब पॉलिटिकल पार्टी, डेमोक्रेसी में जब एक पॉलिटिकल पार्टी शासन करती है तो वो उनके बहुत सारे डिसीजन उनके पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस से भी डिसाइड होते हैं। तो वो
इस मुद्दे पर क्यों अंतिम खंदक की लड़ाई जिसको सुप्रीम कोर्ट में जाके बात करनी चाहिए नहीं कर रहे हैं, इस पे तो मैं अथॉरिटी से कुछ नहीं कह पाऊंगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ये तो तय है कि इसका अंतिम सॉल्यूशन कहां है। इसका अंतिम सॉल्यूशन वही है कि जहां आप आखिर देखिए, वो बिना भाषण पढ़े बाहर निकल जा रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि ये बहस होनी चाहिए कि दिस अमाउंट्स टू रेजिग्नेशन, कि उनके ऊपर एक ड्यूटी बिस्टोर्ड है जो उनको करनी है, और उसको वो बाहर निकल चले जा रहे हैं और उसके बाद बोलते हैं कि हम नहीं करेंगे। तो ये तो अपने आप में इतना बड़ा ग्राउंड है कि जिससे कि उनके पद से हटाने की नोटिफिकेशन निकल जानी चाहिए। लगातार कोई, अगर आप देखिए सर्विस लॉ, हालांकि गवर्नर पे सर्विस लॉ एज इट इज लागू नहीं होता, लेकिन लगातार कोई अपने काम से एब्सेंट होता है तो उस पर क्या होता है, उसका डिसमिसल होता है। तो ये पूरा का पूरा मामला। एक बिंदु और आपने उठाया था कि देश के राष्ट्रीय एकता, अरे राष्ट्रीय एकता पे भी अगर आप जाएं तो जो सबसे ज्यादा ड्रैकोनियन पावर था गवर्नर को 356 के थ्रू सरकार गिरवाने का, उसको तो 11 जज की बेंच बोमई केस में डाइल्यूट कर चुकी है। तो 50 साल में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लगातार बहस करने के बावजूद 50 साल में ही सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया कि 1947 के बाद 94 तक स्थिति बदल गई है। तो अब वो सरकार गिराना वैसा आसान नहीं है, उसको 2 महीने के अंदर दोनों पार्लियामेंट में पास कराना है। वो एक सेफ्टी वाल्व उन्होंने अभी भी छोड़ा है कि आप सरकार गिरा देंगे तो 2 महीने में आपको पास कराना, लेकिन आप गिरा सकते हैं। वो पूरी तरह खत्म नहीं किया है। तो अगर ऐसी कोई केंद्र सरकार को चिंता है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट इतना रॉन्ग हो जाएगी कि वो पूरी तरह एंटी नेशनल चली जाएगी, तब भी तो उनके पास एक सेफ्टी वॉल्व है। तो ये गवर्नर को जिस तरीके से यूज करके पॉलिटिक्स हो रही है, क्लियर कट पॉलिटिक्स हो रही है कि वो उन इश्यूज को रेस कर रहे हैं जो इश्यूज आइडियोलॉजिकली सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्टी उनको अपॉइंट कर रही है उसको सूट करते हैं, और उन इश्यूज पे ऑब्जेक्ट कर रहे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट की पार्टी। आखिर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडा और अपने इश्यूज पे वोट मांगती है, यू लाइक इट और नॉट। डीएमके और केरला में लेफ्ट को उन इश्यूज पे वोट मिले हैं, उन इश्यूज पे हम नॉर्थ में क्यों कुछ नहीं कह पा रहे। नॉर्थ में यही तो कहती है बीजेपी लगातार कि हमको तो हमारे इस पर ही मैंडेट मिला है। वो ये कहते हैं कि हमको तो राम मंदिर पे मैंडेट मिला है। तो वहां वो जो कहें वो सब सही है, यहां उनको जो मैंडेट है उसके अवमानना के लिए एक आदमी बिठा दिया है गवर्नर के रूप में। जी। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इसको आखिरी में फिर उसी पे आऊंगा, इन सरकारों को सीरियसली इस बात पर विचार करना चाहिए कि इनके डिसमिसल की प्रोसीडिंग लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इनिशिएट की जाए। साहू जी, जो बात सुदीप कह रहे हैं थ्योरेटिकली हो सकता है कि वो सही फ्रेमवर्क हो, लेकिन सवाल इस बात का है कि राज्यपालों को हटाने का जो अधिकार है वो कोर्ट को नहीं है, वो महामहिम राष्ट्रपति को है। और राष्ट्रपति अगर किसी राज्यपाल को नहीं हटाना चाहते तो आप ये जो कार्रवाई है उसके लिए आप कोर्ट में जाकर राज्यपाल पर कोई टिप्पणी तो पा सकते हैं या नहीं पा सकते हैं, हम नहीं जानते कि कोर्ट क्या कहेगा, लेकिन डिसमिसल का फैसला तो नहीं कर सकता है कोर्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको क्या लगता है, क्या यह सही राय आपको लग रही है कि राष्ट्रपति के अलावा और कोई नहीं हटा सकता राज्यपाल को? नहीं, अगर मुझे कोई बोलेगा कि आप चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला तमिलनाडु को क्या एडवाइस देंगे, तो मैं बोलूंगा कि ये जो केसेस है राजस्थान, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, ये केस लॉ को उनका जो एडवोकेट्स जनरल लेट देम स्टडी, वो तो उनको अध्ययन करे ये सारे केस जो डिसीजन हुआ है इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे, गवर्नर के खिलाफ ये सारे केस गए हैं, उसके बेसिस पे लेट देम राइट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने केरला का चीफ मिनिस्टर, तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर, ये सारे केस लॉ साइट करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखेंगे
ही सेड देखिए ये आपने अपॉइंटमेंट किया है, गवर्नर इज एन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, सरकारिया कमीशन के हिसाब से अगर जाएंगे तो ही इज नॉट एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ही इज देयर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सो प्रेसिडेंट को लिखना चाहिए ये सारे दो चीफ मिनिस्टर्स कि you either take a decision because you have appointed that those two persons as governors, or make a reference to the Supreme Court, advise your opinion लीजिए। राइट। अच्छा, हमारे पास सिर्फ 4 मिनट का समय बचा है। ये मैं सुदीप जी आपके यहाँ आ रहा हूं, लेकिन साहू जी मैं आपसे बिल्कुल संक्षिप्त एक टिप्पणी सुनना चाहता हूं, फिर मैं सुदीप के यहाँ जाऊंगा। आपको क्या लगता है कि अब आजादी के बाद से लेकर अब तक जो राज्यपालों को लेकर, केंद्र और राज्य संबंधों को लेकर जो अनुभव सामने आए हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेजॉरिटी इसके पक्ष में है, लेकिन एक सेक्शन है जो कहता है कि भाई आज की तारीख में राज्यपालों की कोई भूमिका नहीं रह गई है और राज्यपाल जो हैं केंद्र के सूबेदार की तरह बिहेव कर रहे हैं, इसलिए राज्यपालों का पद ही भारत के संविधान से हटा देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल एक अमेंडमेंट होना चाहिए कि राज्यपाल का पद ही न रहे। इसके लिए अपने देश में एनडीसी है, केंद्र और राज्य के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए स्वयं गृह मंत्रालय है, नीति आयोग है, न जाने कितने और संस्थाएं हैं, और कोई संस्था बनाई जा सकती है। लेकिन ये जो राजभवन पर जो एक इतना बड़ा खर्च है, और राजभवन में बैठाए जाने वाले लोगों के बारे में भी ये कहा जाता है कि जो पॉलिटिशियंस हैं जिनको की कहीं जगह दी जानी है, रूलिंग पार्टी अपने लोगों को वहां बैठा दे रही है, तो निष्पक्ष ऑब्जेक्टिव स्टैंड लेकर काम करने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम करने वाले ऐसे लोगों की कमी दिखाई देती है, सभी पार्टीजन हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आज राज्यपाल के पद को खत्म करने की जो एक बात आवाज उठ रही है, उसमें कोई दम है या बिल्कुल गलत है? देखिए, देयर इज फ्रस्ट्रेशन, एक निराश तो है लोगों के अंदर, निराशजनक भावना कि गवर्नर क्या कर रहा है, इसे क्या फंक्शन हो रहा है, ये तो निराश है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसको एबोलिश किया जाए। देखिए, ये जो गवर्नर का अभी समस्या हम देख रहे हैं, ये सारे अपोजिशन रूल स्टेट्स में देख रहे हैं। ये तो कोई बीजेपी रूल स्टेट्स में हम नहीं देख रहे हैं। सो इसीलिए अभी गवर्नर जो है पूरा ब्लैटेंटली पार्टीशन रूल, बीजेपी रूल से नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स में ये फंक्शन करे। बट मैं सरकारिया कमीशन का जो जबरदस्त एक रिपोर्ट था 1983-84 का, मैं इसके हिसाब से जाऊंगा एंड आई विल नॉट रिकमेंड, आई डोंट एग्री कि इट शुड बी एबोलिश्ड। देखिए, इन द कॉन्स्टिट्यूशनल इवोल्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान होने का 75 इयर्स हुआ है। आप अगर देखेंगे अमेरिका का 200 साल 250 साल अभी होने जा रहा है। 250 साल के अंदर भी इतने दिनों के बाद अभी देखिए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका क्या कैसे बिहेव कर रहा है। इसका मतलब नहीं कि संविधान को आप उखाड़ के फेंक देंगे या प्रेसिडेंट को भी एबोलिश कर देंगे। नहीं, संविधान को कोई बात नहीं कह रहा है, केवल राज्यपाल के प्रावधान को। इवन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, you know, which is who is not accountable to the legislature. हमारा जैसे प्राइम मिनिस्टर इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, इसका मतलब नहीं है कि उसका एंटायर प्रेसिडेंट। So I don't agree with that. I don't agree with the fact that governor is supposed to be abolished. या सुदीप जी, आपकी क्या राय है? राज्यपाल के पद की जरूरत, प्रासंगिकता, रिलेवेंस कितनी आज है, या इसके बगैर भी भारत की संवैधानिकता, केंद्र राज्य संबंध बेहतर ढंग से परफॉर्म कर सकते हैं? उर्मिलेश जी, इस पर जवाब देने के पहले मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट गवर्नर को हटाने के लिए डायरेक्शन दे सकते हैं। ये रिट मांगना कोई एकदम संविधान के बाहर की बात नहीं होने वाली है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट जो चीज पहले नहीं हुई है वो कर चुका है। सरकारों को रीस्टोर करना, नबम रेबिया में उन्होंने अरुणाचल की सरकार रीस्टोर की, तो पुट द क्लॉक बैक। तो सुप्रीम कोर्ट के पास असीमित अधिकार हैं
तो वो इस तरीके का कर सकता है डायरेक्शन, क्योंकि कोई भी रेमेडीलेस नहीं हो सकता। जहां जिसको इम्पीचमेंट से हटाना है वो इम्पीचमेंट से हटेगा, और जो कैबिनेट के मंजूरी से, राष्ट्रपति के इच्छा से है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की इच्छा से है, उसके भी हटाने का कोई मैकेनिज्म होगा अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेव कर रहा है। तो ये एकदम ऐसी चीज नहीं है जो नहीं हो सकती, एक पहली बात। दूसरी बात, जहां तक गवर्नर के पद को ही समाप्त करने का है, मेरा इसमें थोड़ा रिजर्वेशन है, क्योंकि किसी दिन अगर कोई सरकार, असेंबली भंग हो जाती है और वहां राष्ट्रपति शासन लगता है, तो राष्ट्रपति शासन को एक कोऑर्डिनेट करने के लिए एडवाइजर अपॉइंट होते हैं गवर्नर के, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर के जैसे पावर एक्सरसाइज करते हैं। तो आखिर कोई तो एक मैकेनिज्म चाहिए जो उस पीरियड के लिए हो, और उसके अलावा जैसे प्रेसिडेंट एक टाइटुलर हेड है, वैसे ही गवर्नर एक टाइटुलर हेड है। समस्या आ रही है उनके पॉलिटिकल बिहेव करने के कारण, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट एक्सक्लूसिवली कैबिनेट के डोमेन में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के। और जब तक कोएलिशन गवर्नमेंट रही तब तक ये समस्या नहीं हुई। इंदिरा गांधी के समय में भी मिसयूज की समस्या थी, क्योंकि जब भी कोई सिंगल पार्टी का रूल होता है तो वो गवर्नर को उपयोग करके अपोजिशन की सरकार को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। उस समय इंदिरा गांधी के समय में बहुत सी चीजों का लिहाज किया जाता था, बहुत स्टेट्समैनशिप थी। अब तो वो स्थिति खत्म हो गई है। माफ कीजिए, मेरा तो ये मानना है कि केवल अपॉइंटमेंट वाला जो बात है, वो अपॉइंटमेंट का तरीका बदलना चाहिए। गवर्नर के पद को हटाने की, खत्म करने की जरूरत नहीं है। सुदीप जी, इंदिरा गांधी के ही जमाने में नहीं, नेहरू जी के जमाने में भी 3-3 सरकारें डिसमिस की गई। हाँ, नंबूद्रीपाद के समय में 57 से हो रहा है वो। तो वही मैं सहमत हूं इस बात पे। इनके अपॉइंटमेंट का तरीका बदला जाना चाहिए। अपॉइंटमेंट के लिए पैनल बनाने की जिम्मेदारी चीफ जस्टिस, राज्य के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच होनी चाहिए, और उसके बाद अपॉइंटमेंट हो। ये जो एक्सक्लूसिव वो किसी को भी कबर से निकाल के लाके गवर्नर बना देते हैं, आइडियोलॉजिकली जो सूट करता है। 90 साल का आदमी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में गवर्नर रहा, बलराम दास टंडन, उनसे चलते नहीं बनता था। तो वो तो बने, ऐसा हो गया है कि आप कुछ भी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि भारत में राज्यपालों की जो भूमिका है वो तभी बेहतर हो पाएगी जब उनके सिलेक्शन का प्रोसेस चेंज किया जाए, पहली बात। और दूसरी बात क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में ज्यादातर जो गवर्नर हैं वो केंद्र के राज्यों में सूबेदार जैसे बन गए हैं? सूबेदार से भी आगे निकल गए हैं, वो तो हेंचमैन के जैसे काम कर रहे हैं। मैं बहुत खराब शब्द उपयोग कर रहा हूं कि उनको टारगेट दिया जाता है कि ये करना है और वो करते हैं। तो वो सूबेदार तो एक वेलफेयर के हिसाब से काम करता है, वो उससे भी आगे निकल गए हैं। बहुत मैं गंभीरता से ये आरोप लगा रहा हूं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप जी, एसएन साहू। मुझे लगता है कि इस विचारोत्तेजक चर्चा को हमारे दर्शक श्रोता जरूर चाहेंगे कि इस तरह की चर्चाएं हम भविष्य में भी करें, अलग अलग विषयों पर संवैधानिकता की व्याख्या करें और ठोस तथ्यों की रोशनी में समाधान भी सुझाएं। आप दोनों ने बेहतरीन समाधान सुझाए हैं, कई नजीरें पेश की हैं। मुझे लगता है कि राज्य सरकारों को भी इससे काफी मदद मिल सकती है और केंद्र को भी सोचने का एक तरह से उस पर दबाव बनेगा। तो आज बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन्यवाद आप मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। धन्यवाद। शुक्रिया।